नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा के लिए फीडबैक बेहद जरूरी है ताकि हम 3 गुना गति से विकास को हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचा सके। साथ ही आपको बता दें कि आज इसी संबंध में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के सभी जिलों के समाधान शिविरों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की और साथ ही अधिकारियों और नागरिकों से शिविरों के बारे में फीडबैक प्राप्त किया। समाधान शिविर में प्रतिदिन सभी अधिकारियों को उपस्थित रहने और आवेदकों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी किए। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को सिरसा में कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पुलिस ने आम लोगों को अपनी शिकायतें लेकर बैठक में आने से रोक दिया। वहीं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कांग्रेस के तीनों विधायक सिरसा से गोकुल सेतिया, एलनाबाद से भरत सिंह और बेनीवाल कलामली से शीशपाल केहरवाल भी मौजूद रहे। हिसार में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक का आयोजन हुआ और जिसमें की अध्यक्षता विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने की और इस अवसर पर नलवा से विधायक रणधीर पनिहार, हांसी से विधायक विनोद भ्याणा, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक सैनी और सभी विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे। बता दें कि इस दौरान कृष्णलाल पंवार ने कहा कि बैठक में 19 शिकायतों को सुना गया, जिनमें से 13 का मौके पर निवारण किया गया और 6 शिकायतें पेंडिंग में रखी गई हैं। अगली मीटिंग तक इन 6 शिकायतों का भी हल निकाला जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सभी 22 जिलों में समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं और आमजन की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। पवार ने कहा कि उन्होंने अपने 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया है, जिस पर वे विकास कार्य करेंगे। आज जिला हिसार की जिला कष्ट निवारण कमेटी की मीटिंग, जिसमें से हमारे जनप्रतिनिधि, डीसी साहब, एसपी साहब और सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। लगभग 2-3 अधिकारी कोई कोर्ट केस या कोई मीटिंग के कारण आज के लगभग सबकी प्रेजेंस थी। इसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ। नगर पालिका की आज आम सभा की बैठक की गई आयोजित और इस बैठक में सभी 25 एजेंडे सर्वसम्मति से पास किए गए। साथ ही बैठक में पहली बार कोई विधायक नगर पालिका की आम सभा की बैठक में पहुंचा। बता दें कि विधायक कमर यादव ने अधिकारियों को शहर के विकास कार्य तुरंत शुरू करवाने के निर्देश दिए। बता दें कि आपको बैठक में महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव भी पहुंचे और उन्होंने एक एक एजेंडे पर चर्चा की। पार्षदों एवं अधिकारियों के बीच में तालमेल बैठाने का भी प्रयास किया गया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को पहले के पास प्रस्तावों पर जल्द से जल्द काम शुरू करवाने और वर्तमान एजेंडों पर कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि आज सभी एजेंडे सर्वसम्मति से पास किए गए हैं और अब तक जो काम नहीं हुए हैं और वो काम कब तक शुरू हो जाएंगे, उन पर भी चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि विधायक आम सभा की बैठक में पहुंचे और इससे पता चलता है कि वो शहर के विकास के लिए कितने गंभीर है। नगर पालिका का जो कार्रवाई है वो सब कम्प्लेक्स के अंदर चल रही है। नगर पालिका की कार्रवाई डेवलपमेंट में निया कम है, उनको ऊपर उनका उद्देश्य कम है और कम्प्लेक्स के ऊपर उनका उद्देश्य ज्यादा है। चलो हम कह रहे हैं काम भी करो, कोई जो स्ट्रिक्टनेस है कार्रवाई वहां भी करो। नगर पालिका ने सबसे पहले क्या किया कि 43 दावे डाल दिए पीपी एक्ट के अंदर। जो पीपी एक्ट में दावे डाले वो नगर पालिका ने गलत डाले। देखिए, आज नगर पालिका के सभी पार्षदों के साथ जो एजेंडे रखे थे
उसमें 25 एजेंडे थे और सभी एजेंडों पर सर्व समिति से बैठक हुई है। सभी पार्षदों ने सर्व समिति से सभी एजेंडों को पास किया। इसके साथ साथ ही जो अब तक जो काम नहीं हुए हैं उन कामों पर बड़ी चर्चा हुई। जो नगर पालिका में इतिहास में पहली बार एक ऐसे विधायक है जो यहाँ नगर पालिका मीटिंग में पहुंचे हैं, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने शहर के विकास के लिए कितने गंभीर है। और इन्होंने जो शहर के विकास के लिए उन्होंने बताया, मीटिंग में बताया, सही पास में बताया और अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शहर के अंदर किसी भी तरह के विकास के कार्य में कोई कमी ना आने पाए। हम जो प्रोजेक्ट बना के भेजेंगे, जितने पैसे की जरूरत होगी चंडीगढ़ से हमें या अधिकार से उच्च अधिकार से ला कर देंगे। जुलाना क्षेत्र के भैरवखेड़ा गांव में शराब ठेके पर 3 बाइक सवार अज्ञात युवकों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 3 अज्ञात युवक शराब ठेके के सेल्समैन से गन पॉइंट पर मारपीट करके 18,000 रुपए लूट कर ले गए। जैसे ही लूट की घटना जुलाना पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और शराब ठेके के सेल्समैन सोमवीर की शिकायत पर 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की जल्द से जल्द पहचान हो सके। अट्ठाईस 11/2024 को कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी गांव भैरवखेड़ा में ठेका शराब देशी पर कोई वारदात हो गई है। इस सूचना पर हम गांव भैरवखेड़ा में ठेका शराब देशी पर पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद सोमवीर सिंह को अमरलाल करिंदा जो सेलमैन वहां पे हाजिर था, उसने इस संबंध में शिकायत पेश की है, जिसमें उसने बताया था कि 3 अज्ञात हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर ठेका पर आए थे और गन पॉइंट पर उसे मारपीट करके न ठेका से 18,000 रुपए लूट के ले गए। इस संबंध में थाना में अभियोग। जिले की जुलाना कस्बे की नई मंडी से एक चोरी का मामला सामने आया है। जुलाना कस्बे की नई अनाज मंडी से आड़ती की दुकान के गल्ले से 1,25,500 रुपए की चोरी हो गई। पीड़ित आड़ती ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। खरक जाठियाना गांव निवासी आड़ती अखिल ने पुलिस को बताया कि वह नई अनाज मंडी में आड़ती की दुकान चलाता है। मंगलवार को दोपहर बाद किसी अज्ञात चोर ने दुकान के गल्ले में रखी 1,25,500 रुपए की नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने पंजाब के संगरूर जिले के माधोपुरी गांव निवासी काका को गिरफ्तार किया है और आरोपी को अदालत में पेश किया। जो अनुसंधान जारी है उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कितने घंटे बाद इसको? ये लगभग 48 घंटे के लगभग है ना, इसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, पूछताछ जारी से? जी। उधर जिला पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की सीआईए सिरसा और एलनाबाद पुलिस टीम ने बीते दिन पोहड़का क्षेत्र के पिकअप गाड़ी छीना झपटी की वारदात को चंद ही घंटों में सुलझाते हुए एक आरोपी को काबू में करने की सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि सीआईए सब इंस्पेक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि बीते दिन सुखवीर सिंह ने एलनाबाद थाना में शिकायत दी थी कि सब्जी लाद कर लाने के दौरान कुछ युवकों ने उसकी गाड़ी छीनने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर एलनाबाद थाना में छीना झपटी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई और इस मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। उधर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर गीता महाआरती से कुरुक्षेत्र की फिजा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की महक फैल गई है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने देर शाम ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तम
पुरा बाग में महोत्सव के दूसरे दिन गीता महाआरती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, पूर्व राज्य मंत्री सुधा और सहित जिले के बीजेपी अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर की महाआरती और पूजा अर्चना की और साथ ही दीप शिखा प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रह्म सरोवर का कुरुक्षेत्र के इतिहास में एक धार्मिक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। विभिन्न अवसरों पर इस तीर्थ के सरोवर में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। उधर इंद्री के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया उसमें विभिन्न सरकारी स्कूलों ने हिस्सा लेकर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और इस प्रतियोगिता प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को नगद राशि देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं पर यह सभी अव्वल आने वाले विद्यार्थी जिला स्तर की प्रतियोगिता में, उसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें जिला स्तर पर प्रथम देते हुए तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को हिस्सा ले सकेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ जिसमें कि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन देखने को मिला है, जहां पर छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया। सर, ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 के अंतर्गत खंड स्तर पर प्रतियोगिताएं की जा रही हैं। इससे पहले ये प्रतियोगिताएं सभी हरियाणा के सभी स्कूलों में विद्यालय स्तर पर भी हो चुकी हैं और फिर इसके उपरांत जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। उसके उपरांत राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं कुरुक्षेत्र में होंगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 से शुरू हो चुका है। ऐसे में ब्रह्म सरोवर के चारों ओर अस्थायी दुकानें भी लगनी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही अस्थायी दुकानों में कुछ लोगों द्वारा पार्किंग में और लोगों के बैठने की जगह पर ही अस्थायी दुकानें लगा दी गई, जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीएमसी और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीईओ पंकज सोतिया एक्शन मोड में नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सामने मेला क्षेत्र के आसपास दुकानदारों द्वारा लगाई गई अस्थायी दुकानों का उन्होंने अवलोकन किया। जो अस्थायी दुकानें पार्किंग में और लोगों के बैठने की जगह पर लगाई गई थी, उन्हें डीएमसी पंकज सेतिया ने पहले खुद हटाने की वार्निंग देते हुए कुछ समय दिया और फिर उसके बाद कार्रवाई करते हुए इन अस्थायी दुकानों को पीछे करवाया। यानी 5 साल हो गए सानू लाउंदे नूं इस जगह ते पंजाबी अज बहुत परेशानी आई इस करके। तो मेरे टेबल चक के मारे आ, मेरा होर चीज़ां भी मारियां, मेरे समान चक्कन ते भी कोशिश की है। फिर कहते रहने दो, छड़ देंगे आ, बाद में लगा दे लिया मैं चक के ले जाऊंगा। बात करेंगे तो धमकाएंगे डंडा दिखा दिखा के, जैसे अभी धमका रहे। तो ये क्या कहे गए आपको इस समय? ये कह गए हैं कि जो उन आदमियों से 4 लोग साथ में थे उनसे बोले आटा लगाना तो और साफ सफाई रखना। क्या नाम है आपका? किस चीज की रेडी लगाते हो? चाय, नमकीन और कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड। रजनी नाम है। सलाद को कहाँ लगाते हो आप? नहीं, ये कच्चे में लगा रखते हैं। कहाँ से हो? जसवंत सिंह लुधियाने तो आया, पिंड सांकरा जी लुधियाने कोले पिंड। अच्छा, दूरों आया सी, हर साल लाउने उरे दुकान लाउने आ जी। ये धक्का ही है, होर की है। और एडी दूरों आया, हर जायज धक्का है, सारे हम धक्का करते हैं। किस चीज काम करते हो आप यहाँ पर? खिलौने दुकान लाउने जी, खिलौने दुकान लाउने अपना वो लाउने हमने प्राइवेट सिक्योरिटी का साथ लिया है। कोई भी हमारे प्रशासन में, क्योंकि हम लगभग 40 लाख व्यक्तियों को न्योता देते हैं, परंतु क्या होता है ये वेंडर्स आ जाते हैं
इसकी वजह से पार्किंग की व्यवस्था हो जाती है, ये पैदल चलने की जगह देखिए। तो पर पुलिस प्रशासन थोड़ा ये पब्लिक की चलने की जगह है, यहाँ पर ये काम तो पुलिस प्रशासन का है, ट्रैफिक पुलिस का है, मैं डीएम हूँ। हाँ नहीं वो ठीक है, पुलिस प्रशासन उधर पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने पीएम विश्वकर्मा योजना के आयोजन पर कहा कि कर्मशीलता के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उद्यमी बन सकता है और धीरे धीरे चलने वाला व्यक्ति ही दौड़ जीतता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना है। वे भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के नवंबर से 1 दिसंबर तक गुलजारी लाल नंदा केंद्र में लगाई गई पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी 2024 में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कारीगरों को अपने प्रयासों में दृढ़ता और समर्पण बनाए रखने की सलाह देते हुए कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोग ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता प्राप्त कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस योजना के 3 स्तंभ हैं: सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। इस आयोजन में लगभग 75 स्टॉल लगाए गए थे। मुझे यहाँ अगर बहुत अच्छा लग रहा है, तो इनके जो आयोजक हैं करनाल से जो एडिशनल कमिश्नर हैं इनके वहाँ पर श्री संजीव चावला जी, तो सबसे पहले तो मैं उनको और आयोजकों की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छा, और जिस समय हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी चल रहा है ब्रह्मसरोवर पर, तो ब्रह्मसरोवर के तट पर हमारा जो यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा स्मारक है उसके प्रांगण में इस प्रदर्शनी को लगाया गया है। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आर्टिजन्स ने डिस्प्ले पे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। और जैसा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से एमएसएमई विभाग ये बताना चाह रहा है कि इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है, चाहे वो हमारा जेम का पोर्टल हो, जो हमारी गवर्नमेंट ई मार्केट होती है, जहाँ पे सभी जो सरकारी संस्थान है जहाँ से वो परचेज करते हैं अपने। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि भारत को 450 गीगावाट बिजली उत्पादन तक पहुंचने में 78 साल लग गए, लेकिन अब अगले 12 साल में इस उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तृप्ता ठाकुर ने बताया कि देश भर में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया के 1/3 एवरेज के बराबर है। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक डेटा मैं बताऊंगी आपको कि हमारा जो है वो 1200 है किलोवाट आवर, अमेरिका का 14,000 है, बाकी डेवलप कंट्रीज का किसी का 15,000 है। तो इस तरह से अगर हमें आगे आने वाले समय बिजली चाहिए और जो हम जैसे जैसे लोग अमीर होते जाएंगे तो बिजली की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी, तो वो कैसे पूरा करेंगे? तो जो हमने 78 साल में किया वो आने 12 साल में करना है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में दवाइयों का टोटा बना हुआ है। आपको बता दें कि डॉक्टर मरीजों के चेकअप के बाद में दवाइयां तो लिख देते हैं, लेकिन मरीजों को सरकारी अस्पताल में नहीं मिल पा रही हैं और कई घंटे लाइन में लगने के बाद में लोग डॉक्टर से अपनी बीमारियों का इलाज करने के लिए हजारों की संख्या में जिले के बादशाह खान अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर उनके लिए जो दवाई लिखते हैं वह अस्पताल में मिलती ही नहीं है और इस कारण मजबूरी में लोगों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। इस मामले में मरीजों का क्या कहना है, सुनिए आप भी।
ये बोल रहे हैं कि ये वहाँ पे मिलेंगी प्राइवेट बिल्डिंग में। यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही है? पता नहीं, मैंने कर दी कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दवाई दी है फिर आपको? ये दी है, ये वाली 2-4 दवाई दी है बाकी, लेकिन जो डॉक्टर ने लिखी है आधी दवाई दी है, आधी नहीं दी। हाँ, ऐसी मम्मी दी है। मतलब ये क्या क्या कह रहे, दवाई पूरी मिली नहीं रही है ही ना, यहाँ का वहाँ से है नहीं है। हाँ, बड़ी दिक्कत है। हाँ तो सच में हड्डी वाले डॉक्टर पे आए थे और जिस वजह से 2 घंटे लाइन में लगे हैं। स्टाफ वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी जो खड़े हैं तो खड़े हैं। वो तो पागल समझ रखा है इन्होंने पब्लिक को। खाली स्टाफ वालों के लिए फायदा है, बाकी सब बेकार है यहाँ पर जितने भी हैं। दवाइयों की बात रही तो यहाँ पहली बात तो दवाई मिलती नहीं है, एक देते हैं नाम के लिए बस, बाकी सारे बाहर से, चाहे वो 200 की हो, 300 की हो, चाहे 500 की हो। जबकि डॉक्टर यहीं के लिए दवाई लिखता हाँ है। हाँ 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 जी। कितनी दवाई लिखी है डॉक्टर ने? पता ना भाई, ये 3-4 दवाई दी, 3-4 दवाई में से एक ही दवाई दी और बाकी के लिए क्या कही है? बाहर से लिखी है सब, बाहर से लिखी है। जब डॉक्टर ने यहाँ की दवाई लिखी है फिर बाहर से बोल रहा है ना रहे, आ दिन दे, आ दिन ना दे। प्रदेश में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में अब तक करीब 2,50,00,000 रुपए का जुर्माना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वसूल चुका है और ये जुर्माना प्रदूषण फैलाने वाले सरकारी विभागों ने निजी संस्थाओं और फैक्ट्री पर लगाया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बहादुरगढ़ में ग्रेप की पाबंदियां लगने के बाद में करीब 2,50,00,000 रुपए का जुर्माना वसूल लिया है। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली 41 फैक्ट्री को सील किया गया है। इन फैक्ट्रियों में अवैध रूप से प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया जाता था और इसके अलावा कपड़े डाई करने का भी काम होता था। पोल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। इनमें से मेनली हैं जो डस्ट अलग अलग रिलेटेड से किए गए हैं, जिसमें पहले नंबर आता है डस्ट का। डस्ट मेजर पोल्यूटेंट रहा है, तो डस्ट के लिए सभी सरकारी जितने भी पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, रोड के डस्ट हो रही है, उन सबको नोटिस भी दिया गया है। उनसे इंश्योर करवाया जा रहा है कि पानी वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है लगातार। कल डीसी मीटिंग में डिस्कस भी हुआ था, वाटर स्प्रिंकलिंग को 3 या 4 गुना बढ़ा दिया गया है कल से, और अभी एक्यूआई लेवल भी कम हुआ है। पिछले 2-3 दिन से लगातार एक्यूआई डाउनवर्ड साइड में नीचे मूव कर रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एक्टिविटी सारी बंद है ग्रेफ 4 में, और इंश्योर किया जा रहा है कि वो सब बंद ही है, क्योंकि 8 टीमें झज्जर डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई हैं। उधर चंडीगढ़ के नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर में पर्यावरण प्रदूषण कम करने की कवायद जो है शुरू हो गई है। इसके तहत हरियाणा सहित पूरे एनसीआर में क्लीन एयर प्रोजेक्ट लागू होगा और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक 3,650 करोड़ रुपए की ग्रांट उपलब्ध करवाएगा। इसके कुल राशि में से 80 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी और इसके लेकर जो है सीएम नायब सैनी और वर्ल्ड बैंक के सदस्यों के साथ में बैठक आयोजित की गई और बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए योजना बनाई है और इस योजना के तहत 2030 तक पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसमें आने वाले कुल खर्चा 70% वर्ल्ड बैंक और 30% हरियाणा सरकार वहन करेगी। वर्ल्ड बैंक का डेलीगेशन था, उन्होंने इस एनसीआर क्षेत्र और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और यूपी का कुछ क्षेत्र में कि पर्यावरण ठीक रहे, इस बारे में विस्तार से चर्चा की कि वर्ल्ड बैंक आपकी क्या मदद कर सकता है। तो एक प्रपोजल है कि हरियाणा को तकरीबन 3650 करोड़ रुपए इस पे 2030 तक वो खर्च करेंगे। उसमें 70% वर्ल्ड बैंक देगा और 30% हरियाणा सरकार लगाएगी और तकरीबन 80-85 करोड़ वो डोनेट करेंगे। डोनेशन लगा लो या मतलब। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।